हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, केमिकल फॉर्मूला, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इन दोनों को हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास मान लो बेंजीन है, तो बेंजीन का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो आप कहोगे कि सर इसका फॉर्मूला होता है C6H6। यही आपने पढ़ रखा है, बेंजीन का स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा हुआ है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये C6H6 क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और क्या ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, इसी को हमने समझना है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर जो एटम्स है, जैसे इसके अंदर कौन कौन से एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन कितने टाइम्स है यहाँ पे? 6 टाइम्स। हाइड्रोजन कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स। तो आप क्या करो, ये जो नंबर आया है ये अगर फर्दर डिवाइड होते हैं तो उनको डिवाइड करो। तो जैसे मैं इनको डिवाइड करूं तो 6 1 6 6 1 6, तो मेरा क्या रेशो आया यहाँ पे? 1:1। तो इस 1:1 को मैं फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकता 1 को फर्दर, ठीक है। तो ये जो 1:1 है, इसी को मैं बोलता हूं सिंपलेस्ट होल नंबर। सिंपलेस्ट जो कि सबसे सिंपल है, और होल क्यों बोला है? क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है। तो बेंजीन का जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया? C1 एंड H1, यानी कि C1 1 को दिखाने की जरूरत नहीं होती और H1। तो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ऐसे अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करूं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक्चुअल फॉर्मूला तो होता है H2O2, ठीक है। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना होता है? आप इसके अंदर देखो कितने एटम है? 2 एटम है। कौन कौन से? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। ऑक्सीजन कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। इनको फर्दर डिवाइड कर सकते तो करो, 2 1 2 2 1 2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने रेशो में आ गया? 1:1। 1:1 क्या है? एक सिंपलेस्ट होल नंबर है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो क्या बना? H1O1। तो इसका आंसर आया H2। तो HO इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि उस कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स आप देख रहे हो उसकी एक्चुअल नंबरिंग क्या है, यानी कि वो एक्चुअल नंबर को बताता है। जैसे कि बेंजीन का फॉर्मूला आपने बताया C6H6, तो ये यहाँ पे क्या दर्शा रहा है बेंजीन के अंदर कि कार्बन 6 टाइम्स है और हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 6, यानी कि एक्चुअल नंबर को बता रहा है। तो ये इसका क्या है? एक तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के देखें तो हाइड्रोजन टोटल होते 2, ऑक्सीजन टोटल कितने होते? 2। किसके अंदर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर। तो ये टोटल नंबर को बता रहा है। तो ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो एक्चुअल नंबर को बताए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बताए। किसके? वेरियस एलिमेंट्स के, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इसमें क्या बताएगा? सिंपलेस्ट होल नंबर बताएगा। किसके? एटम्स के, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का अगर मैं स्ट्रक्चर आपसे पूछूं, फॉर्मूला पूछूं तो C6H12O6 होता है। तो ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे इसके एक्चुअल नंबरिंग होते हैं। कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं, ऑक्सीजन कितने होते हैं? 6। लेकिन मैं अगर आपसे इसका इंपेरिकल फॉर्मूला पूछूं तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिखो, देखो कार्बन टोटल कितने? 6, हाइड्रोजन कितने? 12, ऑक्सीजन कितने हैं? 6। इनको डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड करो, जितना डिवाइड कर सकते हो। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो मेरे पास एक रेशो आ गया 1:2:1। इससे फर्दर मैं डिवाइड नहीं कर सकता। तो दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर। इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या बनेगा? वो बनेगा C1H2 और O1। 1 को दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, और ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। उसके बाद ये कुछ मैंने नोट लिखे हुए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प करेगी। जैसे पहला नोट आपके पास दे रखा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है। तो इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स द इंपेरिकल फॉर्मूला। ये n क्या होता है? n एक सिंपल होल नंबर है जो कि 1 2 3 एक्सेट्रा। कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, ठीक है, तो वहां पे आप n कैसे निकालोगे? तो n का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ये इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। आपने जैसे बेंजीन का यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला था CH
तो अगर हम इसके अगर एटॉमिक मास पुट कर दें, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो टोटल कितना 13। तो 13 जो निकल के आया है वो इस बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकल के आया है। एक और नोट इसके अंदर देखेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी दे रखी हो और मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस द वेपर डेंसिटी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बेस पे फिर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो इनके बेस पे जो न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। आपको क्या दे रखा है? मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, जो मैं आपको बता रहा था ना कि मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है, एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4% कार्बन, यानी कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको कार्बन की परसेंटेज दे रखी है 92.4% और हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है 7.6। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही निकालने हैं। तो जब भी आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्वेश्चन आए तो आपने एक ऐसी टेबल बनानी है सभी में, ठीक है। इसके अंदर पहला जो कॉलम है वो एलिमेंट का है, तो एलिमेंट आपके पास कौन कौन से दे रखे? उसने दे रखे कार्बन और हाइड्रोजन। जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उनको आपने लिखना है। हाँ, एक चीज का ध्यान देना है, जो इनकी परसेंटेज दे रखी है, जैसे कार्बन की परसेंटेज दे रखी है 92.4% और हाइड्रोजन की दे रखी है 7.6, तो इनको ऐड करके देख लेना। अगर ऐड करने पर पूरा ये 100 आता है या 99 पॉइंट में आता है 99.99, तब भी कोई दिक्कत नहीं, 100 के बराबर है। अगर बाई चांस 100 के बराबर ना आए तो आप एक तीसरा एलिमेंट अपनी तरफ से ऐड कर लेना, जिसका नाम क्या होगा? ऑक्सीजन, और उसकी परसेंटेज कितनी आएगी? इन दोनों को जोड़कर और 100 में से माइनस करके, ठीक है, वो आंसर किसका आ जाएगा? ऑक्सीजन का। वो तभी करना आपने जब आपके पास इन दोनों का ऐड 100 के बराबर ना आए। लेकिन यहाँ पे देखो 6 4 10, 7 2 9 10, पूरा 100 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको दे रखा है कार्बन और हाइड्रोजन दे रखा है, उन्हीं को आपने लिखना है, ठीक है। अगला कॉलम है एटॉमिक मास का। किसका एटॉमिक मास? कार्बन। सबको पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। इनको आप पीरियोडिक टेबल से याद कर लेना, ठीक है। सभी के पास बुक होगी, बुक में फर्स्ट कॉलम पीरियोडिक टेबल का दिया होता है। नेक्स्ट आपके पास स्टेप रहेगा मोल्स ऑफ एटम। मोल्स ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? जो आपके पास परसेंटेज है उसको डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका परसेंटेज कितना हुआ? 92.4 डिवाइडेड बाई 12। सेम इसका 7.6 डिवाइडेड बाई 1। अब इनको डिवाइड जब आप करोगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 7.7। डिवाइड करके देख लेना, आईडिया से 7.7 ही आएगा इसका, और इसका आंसर आएगा 7.6, ठीक है। अगला जो स्टेप रहेगा वो मोल रेशियो निकालने का रहेगा। मोल रेशियो में ध्यान देना, आपने पहले इन दोनों आंसर को लिख लो, आप एज इट इज इनको लिख लो, जो भी आपके पास आंसर है। अब इन दोनों आंसर में से जो आंसर छोटा होगा ना, उससे दोनों को डिवाइड कर दो। तो छोटा कौन सा है? 7.6, तो 7.6 से डिवाइड कर दो दोनों को। तो इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग ये भी आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है नहीं, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.01 इतना आएगा, ठीक है। अगला स्टेप है सिंपलेस्ट होल नंबर। सिंपलेस्ट होल नंबर क्या होता है कि इन दोनों को आपने फ्रैक्शन खत्म करना है, इसका इनका क्या करना है? फ्रैक्शन खत्म। मैं इसको 1 लिख देता हूं, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास ऑलरेडी क्या है? सिंपलेस्ट नंबर है, इससे फर्दर इनको डिवाइड नहीं कर सकते आप, तो इनको आप एज इट इज लिख लो यहाँ पे 1 और 1। किसी न्यूमेरिकल में हो सकता है यहां पर थोड़ी देर के लिए केवल समझने के लिए बाई चांस अगर यहां पे 1.5 आ जाए, बाई चांस में कह रहा हूं, ठीक है, किसी न्यूमेरिकल में, तो आप क्या करो? इन दोनों नंबर को ऐसे नंबर से डिवाइड करो जिससे इसका फ्रैक्शन खत्म हो जाए। लेकिन सॉरी, मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से, दोनों को करना पड़ेगा। लेकिन भाई 1.5 को अगर मैं 1 से गुणा करूं तो 1.5 आएगा, 1.5 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो कितना आएगा? 3 आएगा ना। तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2।
तो ये जो 3 और 2 है ये भी तो सिंपलेस्ट होल नंबर है, इससे फर्दर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा केस कहीं पे आ जाए तो आपने एक ऐसा कम से कम नंबर चुनना है जिनसे मल्टीप्लाई करने पर उनका फ्रैक्शन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन फिलहाल हमें इस क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन तो है ही, हमारा नंबर क्या आ रखा 1 और 1, क्योंकि 7.7 को 7.6 से डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्सीमेट बिल्कुल 1 ही है। ठीक है, तो यहां पे भी मैं क्या लिखूंगा 1, यहां पे भी मैं क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा। अब देखो कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना आया 1, तो मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना इसका, इंपेरिकल फॉर्मूला मेरा बना C1H1, 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला, जो भी यहां पे आएगा नंबर उसको उसके एलिमेंट्स के साथ लिख दो। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है, आपने पीछे पढ़ा था। ठीक है, अब मुझे n भी दे रखा, तो n के लिए मैं क्या लिखूंगा, n के लिए मैं यूज करूंगा ये वाला स्टेप। तो n क्या होता है, n इज द मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास मुझे गिवन है, कितना है मॉलिक्यूलर मास 78 पुट कर दो। इंपेरिकल फॉर्मूला मैंने निकाल लिया, लेकिन मुझे तो उसका मास चाहिए, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हो गया 13। मैं यहाँ पे 13 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो अब इस 78 को आप 13 से डिवाइड करो, कितने पे जाएगा, कुछ आइडिया, 6 पे जाएगा। ठीक है नहीं, तो उसको जब करेंगे डिवाइड तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। अब इसको यहां पुट कर दो वापस, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 गुणा में इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है CH, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 6 कार्बन और हाइड्रोजन के कितने टोटल 6, तो C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।